तो ये वीडियो शायद बीजेपी भक्तों के लिए कड़वा साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मोदी जी को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आखिर तक देखने के बाद वो सच सामने आएगा, जिससे अंधभक्ति का पर्दा लगभग हट जाएगा और तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये कोई फालतू का फेक नैरेटिव नहीं है, हर लाइन फैक्ट और रिसर्च के साथ है। हाँ, क्वालिटी अभी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जानकारी 100% परफेक्ट है। ये चैनल नया है तो फिर बिकने वाले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब चैनल बड़ा हो जाएगा फिर देख लेंगे किसके साथ जाना है। फिलहाल अभी सच दिखाते हैं। तो दोस्तों, राजनीति में कुछ चीजें संयोग से होती है, खासकर जब बात नरेंद्र मोदी की हो। इस बार 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने जो किया वो पिछले 12 सालों में कभी नहीं किया था। पहली बार लाल किले से उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, उसकी 100 साल की यात्रा की प्रशंसा की और कहा आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों मोदी जी का 75वां जन्मदिन सिर्फ 1 महीने बाद है और इसी साल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जुलाई में कहा था कि 75 साल की उम्र हो जाए तो रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए। और मोहन भागवत साहब खुद ही सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, यानी मोदी से 1 सप्ताह पहले मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। यानी मोदी से 1 सप्ताह पहले मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। अगर भागवत ने अपने पद को छोड़ा तो मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। मतलब यह है कि अगले महीने कुछ तो होगा जो पूरी मीडिया में छा जाएगा। मोदी पद से जाएंगे या सत्ता लोभी का मुहर लगवा लेंगे। चलिए आगे और बारीकी से समझते हैं, इससे पहले कितने नेताओं को उम्र का हवाला देकर सत्ता छीन लिया गया और अब मोदी क्यों अड़े हैं। क्या ये देशभक्ति है या कुछ और? सच बताया तो असल में एक कहानी सत्ता के संघर्ष की है, उम्र के डर की है और उस व्यक्ति की है जो अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने खुद ही एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे दिग्गजों को 75 साल के नाम पर रिटायर कर दिया था, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिया था। अब जब वही नियम उन पर लागू होने का समय आया है तो वो आरएसएस की चाटुकारिता में लग गए हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं कि आरएसएस के बिना उनकी राजनीति अधूरी है और अगर संघ ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया तो सब खेल खत्म हो जाएगा। ये वही मोदी हैं जिन्होंने अपने आप को आरएसएस से ऊपर समझा था। याद कीजिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ महीने पहले कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए, सक्षम हैं। तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। इस बयान के बाद आरएसएस और बीजेपी में तनाव बढ़ा था और अब डरे हुए मोदी जी आरएसएस की जय जयकार कर रहे हैं ताकि संघ का गुस्सा शांत हो जाए और उनकी कुर्सी बची रहे। फिलहाल चलिए शुरू से शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। जुलाई 2025 में नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में मोहन भागवत ने जो कहा वो सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने कहा था 75 साल की उम्र हो जाए तो रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए। भागवत का यह बयान राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा गया, क्योंकि वे खुद 11 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं और मोदी जी 17 सितंबर को। दोनों 1950 में पैदा हुए। विपक्ष ने तुरंत इसे मोदी के लिए इशारा माना। संजय राउत ने कहा मोदी जी ने आडवाणी, जोशी, जसवंत सिंह जैसे नेताओं को 75 साल के बाद रिटायर करने पर मजबूर किया था। अब देखते हैं कि वे खुद यही नियम लागू करते हैं या फिर सत्ता की लालच में कुर्सी पे जमे रहते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा था बेचारे प्रधानमंत्री का घर वापसी है और साथ ही उन्होंने मोहन भागवत को उम्र की याद दिलाई थी, क्योंकि 11 सितंबर को वो भी 75 साल के हो जाएंगे। वैसे तो दोस्तों, आरएसएस का 75 साल वाला फॉर्मूला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इसका उपयोग किया जा चुका है। 2005 में आरएसएस प्रमुख के सुदर्शन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी से कहा था कि वे आगे बढ़े और युवा नेतृत्व को जगह दे। हालांकि दोनों ने उस समय पार्टी पर काफी प्रभाव बनाए रखा था, लेकिन मोदी के समय में यह नियम बेरहमी से लागू हुआ। 2018 में बीजेपी ने 75 साल से ऊपर के सभी नेताओं को रिटायर कर दिया। इसका सबसे बड़ा शिकार एलके आडवाणी हुए, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा
राम जेठमलानी, सीपी ठाकुर और कई और सीनियर नेताओं को भी यही रास्ता दिखाया गया। दिलचस्प बात यह है, येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बीजेपी बनाई और 75 साल पार होने पर उन्हें रोते हुए इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है कि मोदी दबाव को कैसे संभाल रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मई 2023 में कहा था कि बीजेपी के संविधान में कोई रिटायरमेंट का क्लॉज नहीं है। मोदी जी 2029 तक नेतृत्व करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 2024 के चुनाव से पहले कहा था कि 2024 में मोदी और 2029 में भी मोदी ही रहेंगे, लेकिन भागवत के बयान के बाद यह स्थिति बदल गई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मोदी की व्यक्तित्व में नियंत्रण की प्रबल इच्छा है, यानी मोदी जी सब अपने अधीन चाहते हैं। एक गुजराती कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी ने कभी कहा था कि अगर उन्हें लगे कि वे हार रहे हैं तो बस से कूद जाएंगे। ये किस्सा सच होता नजर आ रहा है। संदेश साफ है, मोदी बिना पूर्ण नियंत्रण के कहीं नहीं रह सकते। ऐसे नेता की विशेषता ये होती है कि पीछे की सीट लेना बर्दाश्त नहीं कर सकते। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट तो दूर की बात है, लेकिन साथ ही आरएसएस प्रमुख अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, तो भागवत के 75 साल वाले बयान के पीछे कुछ तो खास होगा। लेकिन अब 15 अगस्त के भाषण में आरएसएस की प्रशंसा देखकर लगता है कि मोदी वास्तव में संघ के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहली बार है जब उन्होंने अपने 12 स्वतंत्र दिवस भाषणों में से किसी में आरएसएस का नाम लिया है। मोदी ने कहा, आज मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था। 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। लेकिन मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। उनका 15 अगस्त का भाषण इस बात का सबूत है कि वे संघ के साथ रिश्ते सुधारकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। ये एक तरफ से आरएसएस के सामने समर्पण है ताकि सत्ता में बने रहें। ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि मोदी जी पूरी तरीके से डरे हुए हैं। वो जानते हैं आरएसएस के बिना उनकी राजनीति अधूरी है। जेपी नड्डा के सक्षम वाले बयान के बाद जो तनाव पैदा हुआ था, उसे ठीक करने के लिए मोदी जी को आरएसएस की चाटुकारिता करनी पड़ी। ये उसी व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी खुद को सबसे बड़ा नेता समझा था, लेकिन अब 75 साल की उम्र के डर से अपने ही बनाए नियमों से बचने के लिए संघ के आगे झुक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी जी सत्ता छोड़ते हैं तो फिर कौन, यानी मोदी जी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। अमित शाह मोदी के सबसे करीबी सहयोगी हैं। गुजरात के दिनों से लेकर दिल्ली तक मोदी की छाया बनकर रहे। 2017 से पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना था कि शाह का राज्यसभा में आना बीजेपी की 2025 संसेशन प्लान का हिस्सा है। शाह के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, चुनावी रणनीति की महारत है और पार्टी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण है। लेकिन शाह की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मोदी की छाया के बाहर कोई स्वतंत्र राजनीतिक पहचान नहीं है। द वायर के विश्लेषण के मुताबिक शाह मोदी की छाया और संरक्षण के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा शाह का अपना कोई राज्य नहीं है। मोदी के पास गुजरात था, योगी के पास यूपी है, लेकिन शाह के पास कोई मजबूत क्षेत्र आधार नहीं है। वो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन गुजरात पर मोदी का नियंत्रण है। अगर बात करें दूसरे चेहरे की, तो दूसरे नंबर पर आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे करिश्मई नेता हैं। वो हिंदुत्व के जीवन प्रतीक है और उनकी जन अपील अमित शाह से कहीं अधिक है। यूपी में उनकी 2 बार की जीत, कानून व्यवस्था में सुधार और बुलडोजर न्याय की छवि ने उन्हें राष्ट्र स्तर का नेता बना दिया है। लेकिन यहाँ आरएसएस की दुविधा है कि एक तरफ योगी का जनाधार और हिंदुत्व ब्रांडिंग है और दूसरी तरफ वे आरएसएस के पारंपरिक ढांचे से बाहर है। इसके अलावा योगी की स्वतंत्रता भी आरएसएस के लिए चिंता का विषय है। वो किसी के हाँ में हाँ नहीं कहते, उनका अपना आधार है, अपना संगठन है। यही कारण है कि मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें धीरे धीरे हंसिए पर डालने की कोशिश की है। चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी राजनीतिक गलियारों में डार्क हॉर्स के रूप में जाने जाते हैं। वो आरएसएस के पोस्टर बॉय हैं और नागपुर से आते हैं। गडकरी की खासियत यह है कि वो विपक्षी नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। वो शरद पवार को अपना आदर्श मानते हैं और सभी राज्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। उनका कहना है, हर राज्य के मुख्यमंत्री को लगता है कि मैं उसके राज्य का ज़्यादा पक्ष लेता हूँ।
आरएसएस अब स्पष्ट रूप से मोदी शाह के मॉडल से वापसी चाहता है। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ नेता चाहते हैं कि नया अध्यक्ष वो करे जो नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में नजरअंदाज हुआ। आरएसएस का संदेश साफ है, अगला नेता युवा हो, संघ की विचारधारा से पला बढ़ा हो। वो नहीं चाहते कि कोई एक व्यक्ति सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ले। अब मोदी के सामने दुविधा ये है कि अगर वे शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो आरएसएस और जनता दोनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर योगी को प्रमोट करते हैं तो मोदी को डर है कि योगी उनकी छवि को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि योगी किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनका अपना आधार है। 2025 के महाकुंभ की सफलता के बाद योगी की स्थिति मजबूत हो गई है। कई न्यूज वेबसाइट लिखते हैं महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ के पास यूपी का ऑनरशिप है। इस सफलता से योगी का राष्ट्रीय कद और बढ़ गया है। साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में योगी की पुलिस भर्ती की प्रशंसा की है। इससे साफ समझ आता है कि ये दुश्मनी में मित्रता की तरफ का संकेत हो सकता है, लेकिन ये आरएसएस के दबाव का भी नतीजा हो सकता है। फिलहाल मोदी के बाद की तस्वीर अभी धुंधली है। अमित शाह के पास संगठनात्मक ताकत है लेकिन जनाधार नहीं है। योगी के पास जनाधार है लेकिन आरएसएस की पूरी मंजूरी नहीं है। गडकरी के पास आरएसएस का समर्थन है लेकिन राजनीतिक ताकत सीमित है। लेकिन सवाल वही कि मोदी जी सीट छोड़ेंगे कब। वैसे मोदी जी चाहे जितनी आरएसएस की चाटुकारिता कर ले, सत्ता छोड़ने का समय आने पर उन्हें वही करना पड़ेगा जो उन्होंने आडवाणी, जोशी और येदियुरप्पा के साथ किया था। 75 साल का नियम सबके लिए समान है, चाहे वो मोदी हो या कोई और।